भारत में आधुनिक बैंकिंग उद्योग का विकास डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में आधुनिक बैंकिंग उद्योग के विकास के बारे में पढ़ेंगे, या आधुनिक बैंकिंग या उद्योग आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, किस तरह से भारत में बैंकिंग तो चल ही रही थी पहले से, अंग्रेजों के ज़माने से, पर आधुनिक बैंकिंग का कैसे विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले SBI का उद्विकास, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का विकास, या इसका सफर, या इसकी यात्रा, या इसकी जर्नी, या इसका क्रम, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये सब एक ही में, अर्थात SBI कैसे बना, सीधे शब्दों में क्या है कि SBI कैसे बना। ठीक, SBI को जब हम जिक्र करते हैं या पढ़ते हैं तो वो जोड़ा जाता है आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से, आधुनिक बैंकिंग सिस्टम से, व्यवस्था से, क्योंकि SBI नवीन बैंकों में है, अर्थात वो उस जमाने के नवीन बैंकों में नए रूप में शामिल होता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि SBI का उद्विकास को समझना, या इसके सफर को समझना, इसकी यात्रा को समझना। ठीक है, तो उसी में हम जो है इसके इतिहास को या पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, बैकग्राउंड। ठीक, समझेंगे इसको कि आखिर SBI बना कैसे। ठीक, तो जब ये सफर हमारा शुरू होता है, जर्नी शुरू होती है, तो इसमें हम 2 शताब्दियों, 2 सेंचुरी का मजा लेंगे, मतलब 19वीं और 20वीं सदी का, 19th एंड 20th सेंचुरी, इन शताब्दियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके सफर को हम समझेंगे। ठीक, तो पृष्ठभूमि अगर देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स हमें इसमें पढ़ने हैं जो कि बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। आपने नाम सुना होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इंडिया कंपनी, ये अंग्रेजी व्यापारिक लोगों के एक समूह या उनके द्वारा बनाई गई एक व्यापारिक कंपनी थी, अंग्रेजी कंपनी थी। तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन से लेकर के यात्रा शुरू होती है, और फिर ऐसे ही यात्राएं धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। तो पहले हमें पढ़ना होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह पढ़ा जाएगा। ठीक है, विद्रोह कह लीजिए, या आप ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति को पढ़ा जाएगा पूरा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको साथ साथ नोट करते रहेंगे। ठीक है, फिर एकदम रनिंग में समझ लेंगे साथ ही साथ जो है।
इतिहास या पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं तो उसमें इतिहास को जानना बेहतर है, बहुत जरूरी भी हो जाता है, आवश्यक भी है। ठीक, फिर तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध की घटना, जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक का सफर रहेगा की घटना। इस घटना ने भी बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव किए, उन बदलावों को भी पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। और फिर आगे पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था में जो बेहद जरूरी पहलू होते हैं, बातें होती हैं, जिसमें मुद्रा व्यवस्था और दूसरा वित्तीय व्यवस्था, इनका पृथक्करण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करेंसी सिस्टम एंड फाइनेंस सिस्टम, ये पूरा पढ़ा जाएगा। किस तरह से फिर कौन से दौर में आकर के मुद्रा व्यवस्था अलग हो गई और वित्तीय व्यवस्था अलग हो गई, इसको पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर एक पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। धीरे धीरे सफर बढ़ता जा रहा है। 1600 से सफर शुरू होता है, ईस्वी से 1857 तक आया, फिर 1914-18, ठीक, यहाँ से आगे बढ़ा। फिर इसी क्रम में विभाजन हो जाए, 1934 आरबीआई की स्थापना की बात आती है, तो फिर धीरे धीरे 1947 तक आ जाता है, और फिर अंत में एसबीआई के पुनर्गठन या पुनर्नामकरण के रूप में बातें करेंगे। तो उसको हम चाहे तो अन्य बिंदु में भी लिख सकते हैं। नंबर 6 हमारा अन्य है। ठीक, तो ये पूरा सफर रहेगा। ठीक, इन 4-5 बिंदु पे हम मुख्यतः बात करेंगे। अन्य वाले बिंदु को हम नाम देना चाहे तो दे सकते हैं राष्ट्रपति का बैंक। अन्य बिंदु को इसमें राष्ट्रपति का बैंक। ये पूरा हमें पढ़ना है। जल्दी नोट कर लेंगे। नोट हो गया? चलिए अब एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलते हैं। नोट बाद में करना, ठीक है? अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एसबीआई के सफर को शुरुआत करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजों की एक व्यापारिक कंपनी थी, जो कि व्यापार करने के लिए भारत में आई थी।
ये एक सरकारी कंपनी नहीं थी बल्कि निजी कंपनी थी, क्योंकि इसमें कुछ व्यापारी लोग जुड़े थे जी। और ब्रिटेन की सरकार ने, इंग्लैंड हुकूमत ने इनको व्यापार करने के लिए भारत भेजा था कि भाई ठीक है आप व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी क्रम में ये भारत आए और इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की है। और इन 3 प्रेसिडेंसी बैंक में 1806 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक बनाया, वहीं 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक बनाया की स्थापना की। और इसके 3 साल बाद 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की। इनका उद्देश्य या इनकी अगर हम कार्यों की बात करें, भाई उद्देश्य तो यही था कि व्यापार करने आए तो पैसे का रखरखाव, पैसे का लेखा जोखा होना चाहिए, कौन रखेगा, कैसे होगा आदान प्रदान, तो इसलिए बैंकों की आवश्यकता पड़ी। और प्रेसिडेंसी का मतलब है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र का दायित्व, जैसे अगर कोई राज्य है, ठीक है, उस राज्य या क्षेत्र का जो अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आने वाली प्रेसिडेंसी थी, उनमें जैसे विशेषकर कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की। इनके कार्यों की अगर बात करें तो वही बैंकिंग संबंधी कार्य, जैसे भाई जो धनराशि है या रुपया पैसा, ठीक, और ऋण संबंधी धनराशि का संग्रह और ऋण देना, इसमें उत्पादक हो गए, ग्राहक हो गए, उनको ऋण देना, ये कार्य होते थे। दूसरा कि मुद्रा को बनाना, ठीक है, या मुद्रा जारी करना, ठीक, तो मुद्रा छपाई या मुद्रा उत्पादन आप कह सकते हैं, ठीक, ये काम थे। तो इन काम के आधार पे इनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे धनराशि का संग्रहण करना, रखना उसको और लोन देना, ये सब आते हैं सामान्य बैंकिंग कार्य में, सामान्य बैंकिंग कार्य। और जैसे मुद्रा की छपाई करना, जारी करना या उसका उत्पादन करना, ये सब आते हैं मुद्रा उत्पादन कार्य के अंतर्गत, ठीक है। अर्थात ये किसी न किसी फैक्ट्री के द्वारा काम होगा, ठीक है। तो जो मुद्रा छापने वाली फैक्ट्री होती थी उसको टकसाल बोला जाता था, ठीक है, मिंट, टकसाल, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंशियल बैंक थे तीनों, ये सामान्य बैंकिंग कार्य के साथ साथ टकसाल का भी काम करते थे, अर्थात मुद्रा छापने, जारी करने या उनका उत्पादन करने का भी काम करते थे। तो ये पूरा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब 1600 आगमन हुआ और उसके बाद से शुरुआत हुई व्यापार की, तो तीनों प्रेसिडेंशियल बैंकों की स्थापना की, अर्थात 1806 से जर्नी शुरू होती है, 1806, फिर 1840 और फिर 1843, ये 3 प्रेसिडेंशियल बैंक बने। और काम के बारे में आपने देख लिया कि सामान्य बैंकिंग कार्य और मुद्रा उत्पादन कार्य, दोनों ही कार्य ये तीनों ही प्रेसिडेंशियल बैंक किया करते थे, ठीक है। तो एक स्टेप इसका पूरा हो गया, ठीक। अब ऐसे क्या हुआ, क्या मामला आया कि फिर 1857 का विद्रोह के बाद परिवर्तन हुआ, एकदम बदलाव हुआ, ठीक। तो आप चाहे तो पहले इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे 1857 वाले को समझेंगे। तेजी से नोट कीजिएगा।
नहीं दिख रहा? चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब देख लेंगे भारत शासन अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक। अंग्रेज सरकार ने अपने कुछ व्यापारी भेजे थे भारत, और उन्होंने भारत में बैंकिंग प्रणाली को जगाने के स्तर पे 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों की स्थापना की थी, ठीक है। अंग्रेजी हुकूमत से चूंकि भारतीय व्यापारी एकदम बेहद असंतोषजनक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे या नाराज थे, बेहद नाराज थे, तो 1857 का विद्रोह भी एक तरीके से आप देखेंगे कि इसी का परिणाम भी नजर आता है, विद्रोह उसमें नजर आ रहा है। तो इसी क्रम में अर्थात जो इंग्लैंड की सरकार थे या ब्रिटेन सरकार थी, ब्रिटिश क्राउन था, उसने देखा कि हमने तो व्यापार करने के लिए भेजा था इन लोगों को, ये क्या करने लगे वहां, ठीक है। तो फिर जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसने एक अधिनियम जारी किया, भारत शासन अधिनियम 1858, और इसके क्रम में इस इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी संपत्ति थी वो अपने अंडर ले ली, अपने नियंत्रण में कर ली, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी संपत्ति अपने नियंत्रण में ले ली, अपने नियंत्रण में कर ली। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी संपत्ति इंग्लैंड सरकार के नियंत्रण में हो गई। तो ये जो 3 प्रेसिडेंशियल बैंक थे ये भी किसके नियंत्रण में हो जाएंगे? भाई ब्रिटेन सरकार के, ठीक है। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स थे यह भी ब्रिटेन सरकार के नियंत्रण में हो गए, ठीक है। तो ये दूसरा सफर था हमारा, ये दूसरी एक बड़ी घटना थी। पहली घटना क्या थी कि भारत में अंग्रेजों का आगमन हो गया या ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, और इसी दरमियान अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों की स्थापना की थी, ठीक है। भाई विदेशी हमारे यहाँ आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, तो एक बड़ी घटना। दूसरा कि 1857 का विद्रोह हुआ, और उसी क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने इन तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक्स का अपने ओवर या अपने नियंत्रण में इनको ले लिया, ताकि ये पूरा व्यवस्था इसकी या उसका व्यवस्थापन कर सके या इसका प्रबंधन देख सके इंग्लैंड की सरकार, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो। फिर आगे देखेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध की जो घटना हुई उससे क्या क्या बदलाव हुई।
जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की घटना के बारे में। जब दुनिया युद्ध के माहौल में उलझी हुई थी, युद्धों में उलझी हुई थी, तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि एक तरफ वो इंग्लैंड का वर्चस्व था, पूंजीपति राष्ट्र का देश था, दुनिया में कई इसकी कॉलोनियां थी, ठीक। अब यही युद्ध में शामिल हो गया, युद्ध में शरीक हो गया, तो ऐसे में इसके जो नियंत्रण वाले क्षेत्र थे उन पे ये नियंत्रण स्थापित करने में थोड़ा कमजोर नजर आया, या वहां के संचालन में इसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसने देखा कि भाई जो हमारे 3 बैंक रहे ये प्रेसिडेंशियल बैंक, तो क्यों ना हम इनका मर्ज कर दें, इनका विलय कर दें, क्योंकि खर्च भी कम रहेगा। तो इन्होंने तीनों प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया EBOI की स्थापना की। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। इन तीनों प्रेसिडेंशियल मतलब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों प्रेसिडेंशियल का ही विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया EBOI बना दिया, ठीक है। अब चूंकि ये किसके नियंत्रण में थे, तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक ब्रिटेन की सरकार के नियंत्रण में थे, अर्थात इस पे सरकारी स्वामित्व था। तो फिर जब इन तीनों बैंकों का विलय हुआ और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया, तो इस पे किसका नियंत्रण होगा, इस पे भी ब्रिटिश सरकार या इंग्लैंड की सरकार का नियंत्रण रहा, अर्थात यह भी सरकारी स्वामित्व वाला बैंक था, गवर्नमेंट ऑनरशिप थी इसकी, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए पूरा। तेजी से नोट करते रहेंगे। कोई पूछ लेता है कि बताओ भाई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, फैक्ट के बारे में पूछ लेता है, तो आप फैक्ट दिखा सकते हैं कि 1921 में, ठीक है। आगे कि ऐसी क्या स्थिति आ गई कि मुद्रा व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था को अलग अलग करना पड़ा, ठीक है, ऐसी क्या स्थिति आ गई, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई 1925 में एक शाही आयोग का गठन किया जाता है, शाही आयोग का गठन होता है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने देखा कि भाई इस तरह से तो हमारी स्थिति डाउन होती रहेगी, तो क्यों ना हम अपनी बैंकिंग प्रणाली को या बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाएं, और फिर ये जो 2 काम शुरुआत में से जो चले आ रहे थे, अर्थात सामान्य बैंकिंग का कार्य और मुद्रा उत्पादन कार्य, ये अलग अलग कर दिए जाएं। मतलब मुद्रा व्यवस्था कोई और देखे और वित्तीय व्यवस्था कोई और देखे, अलग अलग करने के लिए। तो फिर अलग अलग करने के लिए इनको एक नई वित्तीय संस्था की स्थापना करनी पड़ी, ठीक है, और एक नया अधिनियम लाया गया, RBI एक्ट 1934 में। और इसी क्रम में RBI की स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1935 को,
शुरुआत में इसका जो मुख्यालय रहा वह कोलकाता में रहा। तो शुरुआती मुख्यालय वो कोलकाता में रहा और फिर बाद में जो है कुछ समय बाद बॉम्बे में कर दिया गया, बॉम्बे कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस ब्रिटिश सरकार के पास दो वित्तीय संस्थाएं हो गई बड़ी। एक तो हो गई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी हो गई आरबीआई। ठीक है, ये दो हो गई। इंपीरियल बैंक जो है ये सामान्य बैंक वाला काम चलता रहा, इसमें सामान्य बैंकिंग कार्य चलते रहे। और जो आरबीआई की स्थापना हो वो इस उद्देश्य से की गई कि इसके अंतर्गत हम मुद्रा जारी करना, ठीक है, अर्थात वो टकसाल वाले कार्य या मुद्रा उत्पादन वाले कार्य किए गए। ठीक है, तो एक को मिला मुद्रा व्यवस्था और दूसरे को मिला वित्तीय व्यवस्था। तो अब दोनों का ही काम ये बैंक करते रहे अपना अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये भी नोट कर लें। फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आज़ादी की ओर और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करेंगे। फिलहाल इसको जल्दी नोट कर लो। नोट हो गया? तो आप दोनों ही इसमें काम लिख सकते हैं। सामान्य बैंकिंग का काम किसको मिला? सामान्य बैंकिंग का कार्य किसको मिल गया? फिर या आप कह सकते हैं कि मुद्रा व्यवस्था वाला जो काम मिल गया वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देखने लगा, और जो मुद्रा उत्पादन वाला काम था, उत्पादन का कार्य या टकसाल वाला काम था या निगरानी या नियंत्रण वाला काम था, वो आरबीआई को मिल गया, ये देखने लगे। ठीक, अब बात आती है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऐसे में सबसे पहली भारत की संसद अर्थात संविधान सभा के नियंत्रण स्थापित हुआ, अर्थात जो ब्रिटिश सरकार की संपत्ति थी वो अब किसकी संपत्ति हो गई? भारतीय संविधान सभा की। ठीक है, तो जो ब्रिटिश संपत्ति थी वो अब किसकी हो गई? संविधान सभा की। ये जो इंपीरियल बैंक था ये कैसा था? सरकारी बैंक था, सरकारी स्वामित्व का था। तो ये सरकारी बैंक भी किसका हो जाएगा? संविधान सभा का हो जाएगा। पर ये जो आरबीआई था ये सरकारी नहीं था पूर्ण रूप से, इसमें दरअसल कुछ शेयर जो है सरकारी थे, कुछ सरकारी शेयर थे और ज्यादा जो थे वो निजी शेयर थे, निजी शेयर थे। तो कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से सरकारी नहीं थी, बल्कि इसके अगर हम स्वामित्व की बात करें तो वो संयुक्त स्वामित्व नजर आता है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों ही स्वामित्व की बात होगी, निजी और सरकारी। ठीक है, निजी और सरकारी।
यहाँ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये सरकारी स्वामित्व में था, तो ये आसानी से किसका हो गया, संविधान सभा का। यहां पर अभी आरबीआई इसका नहीं होता है, आरबीआई भी इसका नहीं होता है। संविधान बनता रहा और 1949 की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी, मैं यही लिख देता हूं, इसको साफ नहीं करना चाह रहा हूं, 1949 में आरबीआई एक्ट लाया गया 1949, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने। और आरबीआई एक्ट लाया गया और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में इसको भी संविधान सभा ने अपने नियंत्रण में कर लिया। ठीक है, अब बात आती है कि भाई 1949 तक आ गए, राष्ट्रपति का बैंक कौन रहा है, अन्य बैंक। तो 1950-51 की अगर हम दौर की बात करें तो वो संविधान सभा ने एक संविधान बना करके भारत देश को सौंपा, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को सौंपा। और फिर धीरे धीरे जो है जो सारी संपत्ति थी, अर्थात जो संविधान सभा के नाम या संविधान सभा के नियंत्रण में जो संपत्ति आई थी ब्रिटेन की या ब्रिटिश सरकार की, वो सब सारी संपत्ति किसके नाम हो गई, भारत के राष्ट्रपति के नाम हो गई। तो भारत के राष्ट्रपति के नाम हो गई, तो इसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी भारत के राष्ट्रपति का हो गया और आरबीआई भी इसका हो गया। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये भी भारत के राष्ट्रपति का बैंक हो गया और आरबीआई भी भारत के राष्ट्रपति का बैंक हो गया। ठीक है, और आम चुनाव होते हैं 1951-52 में और इसी तरह से सरकार बनती है धीरे धीरे। तो लगा कि क्यों ना हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, चूंकि ये पहले से ही चला आ रहा था, क्यों ना इसको बदल दिया जाए और नामकरण या पुनः नामकरण किया गया, पुनर्गठन किया गया। तो इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में एक एक्ट पारित किया गया जिसको बोला गया एसबीआई एक्ट 1955। और इस तरह से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया, अपने नए नाम से जाना गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप समझ रहे सफर कहाँ से शुरू हुआ, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक, और नए नाम से जाना गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गए? तो ये था पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सफर। तो आज के लिए इतना ही।